द बिजनेस प्लान टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्लान एक ऐसा टॉपिक है जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ कोर्सेज में अक्सर स्टडी करते हैं। बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ये एक ऐसी डिटेल है जो किसी भी बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले तैयार करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग परस्पेक्टिव। बिजनेस की प्लानिंग के बगैर ना तो बिजनेस की मार्केटिंग की जा सकती है, ना ही बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट का कोई प्लान बनाया जा सकता है, और ना ही कोई ऑपरेशंस का प्लान बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें हम आमतौर पर बिजनेस के तमाम ऑब्जेक्टिव्स, उसकी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज और बिजनेस के तमाम ऑपरेशंस का एक स्केच तैयार करते हैं। एक रोड मैप होता है जिसमें हम गोल्स से प्रैक्टिसेस की तरफ मुकम्मल डिटेल उन्हीं एक्शन के मुताबिक बिजनेस प्लान इंटीग्रेट करता है तमाम फंक्शनल एरियाज, जिसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ऑपरेशंस का, ह्यूमन रिसोर्स। ये एक डिस्प्ले है, एक पिक्चर है पूरे बिजनेस की, जो कि स्टेक होल्डर्स को दिखाई जाती है। और इसके दिखाए जाने की कुछ वजूहात कंपल्सरी भी हो सकती हैं, लाजमी चीज़ें भी हो, और कई बार ऑप्शनल होता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को बिजनेस प्लान दिखाते हैं ताकि हमारे इन्वेस्टर्स बिजनेस पे एतमाद का इजहार करें और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। मैनेजर्स को भी बिजनेस प्लान की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने रोड मैप पे अमल करते हुए बिजनेस को ग्रोथ की जानिब लें, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो आपस की इंटीग्रेशन है और जो कोऑर्डिनेशन है उसे इंश्योर किया जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, इनएफिशिएंसीज कम से कम हो, और बिजनेस को एक बेहतर प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाएं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थ्योरी का एक रेफरेंस है कि अलाइनमेंट बिटवीन फंक्शनल एरिया is critical for organizational success and growth। जब तक आपके डिपार्टमेंट्स की आपस में अलाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन नहीं होती, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले भी और उसके दरमियान में भी बिजनेस प्लान के डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिजनेस प्लान रिस्क असेसमेंट भी करता है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग में भी मदद करता है, यानी कि फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेन इवेंट्स के सामने आते हुए हम फिर क्या करेंगे उस तनाजुर में, उस टाइम पे जो क्रिटिकल हो सकता है, जो स्ट्रगलिंग टाइम हो सकता है, उसमें बिजनेस प्लान हमें हेल्प हेल्प आउट कर सकता है कि हम चीज़ों को रिजॉल्व कर एक मॉडल के जरिए हम चीज़ों को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू टोनी एशन, बिजनेस प्लान इंटीग्रेट्स ऑल फंक्शनल एरियाज। तो हमने यहाँ तमाम फंक्शनल एरियाज को वन बाय वन इंटीग्रेट करके एक मॉडल की शक्ल दी है। ये इंटीग्रेशन मॉडल है जिसमें कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी और सक्सेस अचीव करने का एक प्लान, एक रिलेशनशिप को किया गया। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं तमाम फंक्शनल एरियाज, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है और ह्यूमन रिसोर्सेज है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े फंक्शनल एरिया। इन तमाम फंक्शनल एरियाज को अगर मिलाएं तो एक बिजनेस की शक्ल सामने आती है। मार्केटिंग फंक्शन में हम जानते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च से स्टार्ट होती है। कस्टमर की इंसाइट्स, उसकी नीड्स और वांट्स का पता लगाया जाता है कि कस्टमर कब, कितना, कहाँ से, कैसे परचेज करना चाहता है। पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज तय की जाती हैं कि हमें मार्केट में कैसे स्टैंड करना है। मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट बनना है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट बनना है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनना है, और किस तरह से अपने कस्टमर के साथ हमें कम्युनिकेट करना। और फाइनेंस की जो फंक्शनल एरियाज हैं, हम जानते हैं कि बजटिंग की जाती है, कैश इनफ्लोज चेक किए जाते हैं कि कहाँ से कैश रिसीव होगा, किधर कैश पे किया जाएगा, और टाइम बजट्स बनाए जाते हैं कैश के और क्लिप रेवेन्यूज के, एक्सपेंसिव के। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं कि इन फ्यूचर हमारी कैश फ्लोज किन पैटर्न्स पे चलेंगी। हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उन इन्वेस्टमेंट्स की कैश फ्लोज कैसे जनरेट होंगी। फाइनेंस का पोर्शन बिजनेस प्लान का एक बहुत बड़ा और क्रूशियल हिस्सा होता है, जिसमें हम बिजनेस प्लान के वो कैलकुलेशंस दर्ज करते हैं जिसमें आने वाले सालों में बिजनेस की
रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स की प्रोजेक्शंस की जाती हैं। और यही फिगर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी बिजनेस के सक्सेसफुल होने और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के पॉजिटिव होने का अंदाजा लगाने के लिए। फंडिंग एंड रिटर्न्स। फाइनेंस में एक चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कब कहाँ से पैसा मिल सकेगा, किस इन्वेस्टर से या शेयर होल्डर से, स्टेक होल्डर से हम फंडिंग अरेंज कर सकेंगे, और उसे हम किस टाइम पे किन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बजट्स के जरिए रिटर्न करेंगे। इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी होती हैं और इसमें ओरिजिनल अमाउंट्स की रीपेमेंट्स भी होती हैं। डिविडेंड्स भी शामिल होता है और मुख्तलिफ किस्म के गेन्स जो कि हम अपने इन्वेस्टर्स को पे करते हैं। ऑपरेशंस के मामले में बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट करता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, मुख्तलिफ वर्क फ्लोज को, जिनके चीज़ अशिया को बनाया जाता है, इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट किया जाता है। किसी बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, जो ये सर्विसेज हैं, उनका एक इनपुट है, एक उनका प्रोसेस है और एक उनका आउटपुट है। इन तीनों को मिला के एक वर्क फ्लो बनता है। ये वर्क फ्लो बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है। हमें बताना होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके मटेरियल्स क्या होंगे, उसमें कौन सी मशीन इस्तेमाल होंगी, कितना एरिया यूज़ होगा, कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, स्किल्स और टेक्नोलॉजीज कौन सी होंगी, ये सब डिटेल बिजनेस प्लान का हिस्सा है। इसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट। आपकी मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, लैंड्स और जितने भी आपने एसेट्स या टेक्नोलॉजी परचेज कर रखी है, तमाम को हमने कब कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और ताकि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो फ्लो है वो एफिशिएंटली फ्लो ऑन करता है। उसके बाद ऑपरेशंस में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। ऑपरेशंस कई तरह से हो सकते हैं। ऑपरेशंस में लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन सकता है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट भी बन सकता है, हाई क्वालिटी और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो हमने अपने ऑपरेशंस के हिस्से में बिजनेस प्लान में ये दर्ज करना है कि हमें कौन सी क्वालिटी लेवल को अचीव करना है, और इस क्वालिटी लेवल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के हिस्से में बिजनेस प्लान में लिखा रहता है कि हम किन स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको कैसे हासिल करेंगे, टैलेंट एक्विजिशन कैसे होगी, हायरिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट कैसे बनेगा, वो किस तरह से काम करेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि जो लोग आपने हायर किए हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाएगा, उसके बाद उनको प्रमोट कैसे किया जाएगा और उनको मजीद डेवलप लेबर में कैसे कन्वर्ट करें। ये बिजनेस प्लान का वो हिस्सा है जिसमें कहते हैं कि इन तमाम फंक्शनल एरियाज को इंटीग्रेट करते हैं। बिजनेस प्लान का दूसरा हिस्सा है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी टू स्टेक होल्डर्स। हमने बिजनेस प्लान में अपने स्टेक होल्डर्स को क्लियर बताना होता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, बिजनेस उनके लिए क्या ला सकता है। हमारे मेन स्टेक होल्डर्स जो बिजनेस प्लान के रीडर्स कहलाते हैं, ये जिनको कहा जाता है कि बिजनेस प्लान कौन पढ़ेगा, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है जिसे हम चाहते हैं कि वो हमारे बिजनेस प्लान को पढ़ें, वो हैं हमारे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन हैं? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसमैन हो सकते हैं जो मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। बतौर एंटरप्रेन्योर कई बार हमें इनसे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है और इनकी सपोर्ट के बगैर हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बिजनेस प्लान के जरिए इनको बताना है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमारा ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, हम बिजनेस में कितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और आपकी जो वेल्थ है उसमें कितनी तेज़ी से इजाफा होगा। दूसरे नंबर पे हम बिजनेस प्लान का रीडर समझते हैं मैनेजर्स को। मैनेजर्स को बिजनेस प्लान पढ़ाने का मकसद इन्वेस्टमेंट लेना तो नहीं है, लेकिन इनका मकसद है कि आप इन बिजनेस प्लान के जरिए तमाम प्रोसेसेस को, तमाम फंक्शंस को, तमाम एक्टिविटीज़ और टास्क को जो मैनेजर्स से कंसर्न है उनको अलाइनमेंट दे सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग उसके आसान बना सकते हैं। मैनेजर बिजनेस प्लान के जरिए बहुत चीज़ों को आसानी से समझ भी सकता है और उसे फ्यूचर वे फॉरवर्ड का पता होता है कि चीज़ों को किस तरह से एफिशिएंटली लेके जाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्लान। तीसरे नंबर पे बिजनेस प्लान का रीडर हम समझते हैं एम्प्लॉयज को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर काम को एम्प्लॉय ही अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं, रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। हम कोई भी प्लानिंग कर लें, हम किसी भी किस्म का काम, वर्क फ्लो डिज़ाइन कर लें, उसे कामयाब बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अब एम्प्लॉयज़ की क्लियर डायरेक्शन के लिए और उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उन्हें इंगेज करवाने के लिए, उन्हें
दिमागी तौर पे, अमली तौर पे, प्रैक्टिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अटैच करने के लिए हमें बिजनेस प्लान उन्हें समझाना होगा। बिजनेस प्लान क्लियर होगा, एम्प्लॉय जानता होगा कि किसी भी काम का, किसी एक्टिविटी का, किसी टास्क का क्या मतलब है और उसकी क्या अहमियत है। मोटिवेशन थ्योरी के मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉय को ये मालूम हो कि उसके काम की अहमियत क्या है, वो उसके मुताबिक काम करता है। अगर उसे बताया जाए कि उसके काम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो वो अक्सर ज़्यादा मोटिवेटेड तरीके से काम करता है। और यही हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एम्प्लॉयज़ को बिजनेस प्लान पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बिजनेस प्लान के बारे में गाइड करना, आगाह करना जरूरी है। तीसरे नंबर पे है ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बिजनेस प्लान अगर ना हो तो बिजनेस को उसकी इफेक्टिवनेस तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। वजह क्या है कि बिजनेस प्लान कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है, डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ता है। मार्केटिंग और फाइनेंस वालों का अक्सर कोऑर्डिनेशन ना हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्वायर्ड जो रिजल्ट होते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट वो हासिल नहीं कर पाते। तो इन डिपार्टमेंट्स का अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक बिजनेसमैन जब तमाम डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद होगा तो उन्हें मालूम होगा कि इस एक्टिविटी का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या ताल्लुक है और इसकी क्या अहमियत है, और एक एक्टिविटी का ओवरऑल बिजनेस के लिए क्या रिजल्ट है या उसकी अहमियत क्या है, ताकि दूसरा डिपार्टमेंट जो उसको कॉन्फ्लिक्ट में ला सकता है वो उसे समझ ले और उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो। रिस्क असेसमेंट, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। बहुत सारे मामला बिजनेसेस में ऐसे होते हैं जो अनसीन होते हैं और वो अचानक से सामने आ सकते हैं। उन कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ कंट्रोलेबल होते हैं और कुछ कंट्रोलेबल नहीं होते। रिस्क असेसमेंट से मुराद है कि रिस्क दोनों तरह का आप असेस करें, चाहे वो सिस्टमैटिक रिस्क है या अनसिस्टमैटिक रिस्क है। दोनों रिस्क की असेसमेंट बिजनेस प्लान में दी जाती है। बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो अनसिस्टमैटिक होते हैं, उनको फिर मिटिगेट कैसे किया जाएगा, को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये सब प्लान्स, या बी बी प्लान कह लें, सी प्लान कह लें, ये कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं जो बिजनेस प्लान का हिस्सा होते हैं। इससे मैनेजर्स को मदद मिलती है और इन्वेस्टर्स को भी मालूम होता है कि बिजनेस को कौन से रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं और बिजनेस ने उनके अगेंस्ट क्या तैयारी कर रखी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू गोल्स। बिजनेस प्लान की मदद से हम अपने गोल्स की तरफ जो अप्रोच अपनाएंगे वो कैजुअल नहीं होगी बल्कि स्ट्रक्चर्ड होगी। अगर कोई कंपनी के प्लान्स पढ़ने के बाद ये कहे कि कंपनी अपने इन रिजल्ट्स और इन गोल्स को कैसे अचीव करेगी, तो उसका आंसर है बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट। बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट बताएगा कि रोड मैप्स क्या हैं, कब कहाँ पे किस तरह से मार्केटिंग की जाएगी, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, किन एरियाज को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, कहाँ से ज़्यादा बिजनेस हासिल किया जाएगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। अगर ये दावा किया जाता है कि हमारा बिजनेस हर साल 10% ग्रो करेगा रेवेन्यूज में और प्रॉफिट्स में, तो उसका एक कंक्रीट रोड मैप मौजूद होगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। कौन से नए एरियाज को अटैच किया जाएगा या अपनी मार्केट को एक्सपैंड किया जाएगा उन नए मार्केट एरियाज तक, ताकि हमारी ग्रोथ में, सेल में इजाफा हो, हमारी प्रॉफिट्स में इजाफा हो, हमारे रेवेन्यूज में इजाफा हो, ताकि पता चले कि हम अपने गोल्स की तरफ एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़े। मेंटेन्स डायरेक्शन एंड फोकस। अब ये तमाम बातें समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस प्लान बिजनेस के जो फोकस है, डायरेक्शन है, उसे सेटल डाउन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एक बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल करते हैं, किस किस चीज़ की डिटेल लिखते हैं। नंबर वन, बिजनेस प्लान की एग्जेक्टिव समरी होती है एक रिपोर्ट की शक्ल में, और उसमें सबसे पहले लिखा जाता है बिजनेस क्या है, बिजनेस के हाइलाइट्स होते हैं, उसका ग्रोथ पोटेंशियल होता है, उसके मुख्य प्रोडक्ट्स वैल्यूज वगैरह को डिस्कस किया जाता है कि बिजनेस का असल मकसद क्या है और हमारा असल बिजनेस है क्या। फिर मिशन एंड विजन लिखे जाते हैं। विजन से मुराद है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल या 20 साल के बाद बिजनेस क्या ग्रो करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंचेंगे तो इतने सालों के अरसे में बिजनेस क्या हासिल कर चुका होगा और किस मंजिल पे पहुंच चुका होगा। ये एक विजन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप असल में क्या करना चाहते हैं। इसी विजन को मुकम्मल करने के लिए कंपनी हर साल मिशन बनाती है। मिशन असल में विजन का ही एक सब पार्ट होता है।
उसमें पर्पस लिखे जाते हैं, वैल्यूज लिखी जाती हैं, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन और करंट एस्पिरेशन, एस्टिमेट्स लिखे जाते हैं कि इस साल क्या अचीव करेंगे ताकि हम अपने विजन को अचीव कर सकें। अगर आपका विजन 200% इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स है तो वो एक साल में तो नहीं होगा, उसके लिए मिशन बनाना होगा। हर साल में आप 10%, 20%, 15% जितना भी अचीव करेंगे उस मिशन में लिखेंगे इस साल हम ये अचीव करेंगे ताकि हम अपने विजन के मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयारी रखें और पहुंच सकें। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। तीसरी चीज जिसमें लिखी जाती है वो बड़ी डिटेल में लिखनी पड़ती है, वो है मार्केट एनालिसिस। कि आपका बिजनेस जिस मार्केट में काम कर रहा है या जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है उस मार्केट को ओवरऑल ओवरव्यू क्या है, जिसमें कौन सी इंडस्ट्री है ये, और इस इंडस्ट्री में कितने कंपैरेटर्स मौजूद हैं, कितने ऑल्टरनेटिव बिजनेसमैन मौजूद हैं, कितने कस्टमर मौजूद हैं, कितने मिलियंस और बिलियंस डॉलर का बिजनेस हो रहा है, और ये मार्केट कितनी फिजिकली डिस्पर्स है और कितनी वर्चुअली कनेक्टेड है, मार्केट के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, मार्केट डाउनफॉल की तरफ है या एक्सटेंड हो रही है, सैचुरेटेड तो नहीं है। कस्टमर नीड्स के बारे में पता लगाना कि कस्टमर की नीड्स बदल रही हैं, स्टेबल हैं, डायनामिक हैं, और कस्टमर की असल नीड्स क्या है। मार्केट का साइज लिखना। तो किसी बिजनेस का बिजनेस प्लान मार्केट एनालिसिस जब करता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा हो जाता है कि बिजनेस किस लेवल का है। तो चौथे नंबर पे कंपैरेटिव एनालिसिस। अब मार्केट में हमारे पास कंपैरेटर जरूर होते हैं। कंपैरेटर दो तरह के हैं, एक तो है स्ट्रेट कंपैरेटर्स जो आपकी इंडस्ट्री या प्रोडक्ट के बिल्कुल क्लोज हैं या आपके जैसे ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव भी तकरीबन कंपैरेटर ही है। ये मुख्य प्राइसेस मुख्य प्रोडक्ट्स बेचते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट का मुतबादिल ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इन्हें भी अपनी कंपैरेटिव लिस्ट में शामिल करते हैं। अब हमें देखना ये होता है कि हमारे कंपैरेटर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के काबिल है, और वो हमारे लिए किस तरह से थ्रेट बन सकते हैं, और हमें हमें उनके अगेंस्ट क्या स्ट्रेंथ हासिल है, और किन एरियाज में हम वीक हैं, और हम उनके लिए क्या थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। उन कंपैरेटर्स की मार्केट स्ट्रेंथ क्या है, कैसे वक्त मार्केट शेयर क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे लगा रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी कैसी इस्तेमाल की जा रही है, उनकी इंडस्ट्रियल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसी है। तो हमें कंपैरेटर के बारे में बहुत गहराई में सोचना होता है। कई बार बिजनेस को लॉन्च करने के बाद तमाम दूसरे एनालिसिस की वैल्यू या उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। करंटली जो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि आपको मार्केट में हर वक्त अपने कंपैरेटर्स और अपने कस्टमर्स पे फोकस करना है। पांचवी चीज जो बिजनेस प्लान का हिस्सा है वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि जब आप किसी इन्वेस्टर से पैसे मांगेंगे तो इन्वेस्टर सबसे पहला सवाल यही करेगा कि इस बिजनेस में क्या पोटेंशियल है, आप क्या समझते हैं कि बिजनेस कितना कमाएगा। तो हमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की तरफ जाना है। हमें रेवेन्यू फोरकास्ट करने होते हैं कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पांचवें साल, आज से 7 साल के बाद हमारे रेवेन्यूज कहाँ होंगे, हमारी सेल कितनी होगी, हमारे कोर रेवेन्यूज किधर होंगे, हमारे अदर रेवेन्यूज कितने होंगे, एक्सपेंसेस कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारी कैपिटल की रीपेमेंट कैसे होगी, लोन्स कितने होंगे, लोन्स की रीपेमेंट और उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स कैसे होंगे। हमें तमाम रेवेन्यू फोरकास्ट करने होते हैं, एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करने होते हैं, कैश फ्लोज बनाने होते हैं कि कितना कैश आएगा, कितना कैश उसमें से प्रॉफिट होगा, कितना नॉन प्रॉफिट कैश फ्लो होगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाएगी कि इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न कितना आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, टैक्स कितना देना पड़ सकता है, और टैक्सेस के बाद हमारे पास नेट बेनिफिट्स या गेन्स कितने बचते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये वो पार्ट होता है जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है। अगर ये वाला पार्ट किसी इन्वेस्टर को पसंद आ जाए तो बिजनेस प्लान अपना मकसद अचीव कर सकता है और बिजनेस को आसानी से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। छठे नंबर पे वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज लिखी जाती हैं, वो काम करने का पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है कि बिजनेस काम करेगा कैसे, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, मार्केटिंग कैसी की जाएगी, मटेरियल्स अरेंज कैसे किए जाएंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, प्रोडक्ट का इनपुट कैसे आएगा, आउटपुट कैसे जाएगा मार्केट में, सेल परचेज या एग्रीमेंट्स कैसे किए जाएंगे, और रिसोर्स को कहाँ कहाँ कैसे एलोकेट किया जाएगा, मशीनें किधर काम करेंगी, इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, फैक्ट्री कहाँ लगेगी, कारखाने कहाँ होंगे, गाड़ियाँ कितनी होंगी, ये सब डिटेल है
ऑपरेशनल डिटेल इसे कहते हैं। तो ये ऑपरेशनल डिटेल भी बिजनेस का प्लान का हिस्सा है, और ये ऑपरेशनल डिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब बात है कि बिजनेस प्लान की तमाम चीज़ें जब मुकम्मल होंगी तो हम कंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस प्लान को कि ये एक सक्सेसफुल प्लानिंग, एक सक्सेसफुल टुमारो का या एक सक्सेसफुल फ्यूचर का एक बेस है। ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को वाज़ेह करता है, रिस्क को मैनेज करने में मदद देता है, तमाम फंक्शंस को अलाइन करने में मदद देता है, ताकि हम अपना सक्सेसफुल फ्यूचर प्लान कर सकें। तो बिजनेस प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर न्यू बिजनेसेस, जो नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी, और जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं उनके लिए भी, ताकि एक प्रोग्रेस रोड मैप अचीव किया जा सके। इसी बिजनेस प्लान के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में तमाम मार्केटिंग का मुकम्मल एक खाका पेश किया जाता है कि हम प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेके आए। इस मार्केटिंग प्लान को हम अगर देखें तो ये मार्केटिंग प्लान असल में ऑर्गेनाइजेशन के कॉरपोरेट स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी से मुराद होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, जिसमें सबसे पहले विजन लिखे जाते हैं, फिर मिशन लिखे जाते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और ओवरऑल स्ट्रेटजी तय की जाती है। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी दो तीन किस्म की होती है। एक ग्रोथ स्ट्रेटजी हो सकती है, एक स्टेबिलिटी हो सकती है, और एक रिट्रेंचमेंट या डाउन साइजिंग या कह सकते हैं, ये कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। उस कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के मतहत मार्केटिंग प्लान बनता है। और एक एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी है जो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। मार्केटिंग प्लान से एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं तो हम क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मार्केटिंग के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए हमें अपनी मार्केटिंग प्लान को कैसे अचीव करना है। नए नए आइडियाज क्रिएट करके हम अपनी मार्केटिंग को कामयाब करते हैं एडवर्टीजिंग के जरिए। इसके अंदर मीडिया स्ट्रेटजी भी शामिल है कि हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल करेंगे एडवर्टीजिंग के लिए। एडवर्टीजमेंट कई तरह से की जाती है। मीडिया प्लानिंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, इंटरनेट भी शामिल है, सोशल मीडिया भी शामिल है, प्रिंट मीडिया भी शामिल है। ये तमाम मीडिया की स्ट्रेटजी तय की जाती है, ये एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और एक कम्युनिकेशन प्लान होता है कि हमें कौन सा मैसेज देना है, किन कस्टमर्स को कब कहाँ कैसे देना है। तो ये एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी है जो कि मार्केटिंग प्लान का हिस्सा, और मार्केटिंग प्लान जो है बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कोटलर का मार्केटिंग प्लान मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सिचुएशन एनालिसिस शामिल है। सिचुएशन एनालिसिस से मुराद ये है कि मार्केट को समझें, मार्केट की एनवायरनमेंट को समझें, शॉर्ट एनालिसिस करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, मार्केट का डाटा इकट्ठा करें, रिसर्च करें, और 5 Cs फ्रेमवर्क बनाएं। उस 5C फ्रेमवर्क में अपनी कंपनी को पहले परखें कि आपकी कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज क्या है। 5C में दूसरा कस्टमर है, कस्टमर चाहता क्या है, नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, उसका बाइंग पैटर्न और बाइंग बिहेवियर क्या है। फिर कंपेटिटर्स के बारे में सोचें कि इन कस्टमर्स को आपने सर्व करना है, तो आपके करंट और पोटेंशियल कंपेटिटर्स आपको कितना चैलेंज कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। फिर कोलैबोरेटर्स की तरफ तवज्जो दें। कोलैबोरेटर वो हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं मार्केट में सस्टेन करने के लिए। उनमें सबसे बड़े आपके सप्लायर होते हैं जो आपको मटेरियल और स्किल और पैसा सप्लाई करते हैं। इसके अलावा आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी हो सकते हैं मुख्तलिफ अदर वेंचर्स के साथ, वो आपके कोलैबोरेटर्स हैं जो आपको कामयाब बना सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट यह है कि मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमी, इन सब की मौजूदगी में आपको अपनी मार्केटिंग प्लान को आगे बढ़ाना। तो इसमें से आउटपुट्स क्या हैं कि हमें अपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का मालूम होना चाहिए, कंपैरेटिव पोजीशन का मालूम होना चाहिए, अपनी अनसर्टेनिटी और रिस्क का मालूम होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को बताना चाहिए, मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज का मार्केट में जो गैप है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमें क्या करने हैं फिर उसके मुताबिक ये मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए। ये भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होता है कि हम मार्केट को सिलेक्ट कैसे करेंगे। मार्केट के सिलेक्शन में 3 स्टेप होते हैं जिसको STP कहते हैं। पहला होता है सेगमेंटेशन, दूसरा टारगेटिंग, और तीसरा पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन पर आता है, पहले हम मार्केट को डिवाइड करें डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक बेसिस पे, बिहेवियरल और जियोग्राफिक बेसिस पे, ताकि आप कस्टमर्स को पहचान सकें कि कौन कौन सा कस्टमर क्या क्या खसूसियात और फीचर्स और ट्रेंड्स रखता है। फिर आप इसमें से उस कस्टमर को टारगेट करें जो आपके बिजनेस से ज़्यादा क्लोज है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है। उसे टारगेट करने के लिए आपको मार्केट पोटेंशियल देखना होगा कि आप किस कस्टमर को टारगेट करेंगे। क्या एक लार्ज साइज या लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर मार्केट में मौजूद है जो आपका बिजनेस संभाल सके या आपको बिजनेस दे सके।
फिर उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, और उस कस्टमर बेस से प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना, और उसके बाद फिर आपका स्ट्रेटेजिक फिट मालूम होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक फिट से मुराद ये है कि आप जिस कस्टमर को सर्व करना चाहते हैं वो कस्टमर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, उसकी बड़ी तादाद है और आप उसको सर्व कर भी सकते हैं। तीसरे नंबर पर फिर आता है पोजिशनिंग, कि आप उस कस्टमर को किस परसेप्शन के जरिए मार्केट में सर्व करेंगे, एज अ प्रीमियम सेलर, या एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट, इकोनॉमिक प्रोडक्ट, या फिर हाई क्वालिटी। टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं मुख्तलिफ किस्म की, कि आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद जब उनको टारगेट करें तो अनडिफरेंशिएटेड तरीके से करें। अब अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या है, कि आप एक ही प्राइस सबके लिए लगा दें, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगा दें, एक ही तरह की एडवर्टीजिंग सबके लिए लगा दें। ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप एक ही ऑफर सारी मार्केट के लिए देते हैं और आपके पास तमाम कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए कोई डिफरेंट ऑफरिंग नहीं है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग तब होती है जब आप डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट तरीके से सर्व कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए मुख्तलिफ प्राइसेस रख सकते हैं, मुख्तलिफ कस्टमर को मुख्तलिफ पैकेजेस दे सकते हैं, मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफर कर सकते हो, प्रोडक्ट को डिलीवर करने के मुख्तलिफ मेथड्स बेस आप अगर डिफाइन कर सकते हैं, offer कर सकते हैं, तो आप डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे डिफरेंशिएटेड से भी एक नेक्स्ट स्टेज है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड या निश मार्केटिंग कहते हैं, कि एक खास किस्म का कस्टमर जो एक खास फोकस प्रोडक्ट, एक खास एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो आप सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हैं और किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे गाड़ियां परचेज करना, गाड़ियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ कार्स मुख्तलिफ कस्टमर्स लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ ऐसी गाड़ी परचेज करेंगे जिसका स्टाइल, इसका एम्बियंस, का लुक जो है वो ग्लैमरस हो या प्रीमियम स्टाइल हो। तो आप अगर सिर्फ उन्हीं को फोकस करना चाहते हैं तो आप ऐसी गाड़ियां बनाएंगे जो गाड़ियां कंपैरेटिवली महंगी होंगी, और उनका स्टाइल, उनका डिज़ाइन, उनका इंटीरियर, उनका डिज़ाइन, और उनका जो कैपेसिटी होगी, इंजन कैपेसिटी और प्रोडक्ट कैपेसिटी, वो बाकी तमाम चीज़ों से बहुत डिफरेंट होगी। ये आपने मार्केटिंग का एक खास एस्पेक्ट है, उसको टारगेट किया। तो ये टारगेटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। आप एक ही प्रोडक्ट बना के सबको ऑफर कर दें, या डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएं, या बस एक ही एस्पेक्ट को डिस्कस करके उसी के लिए प्रोडक्ट बनाएं। तो ये मुख्तलिफ टारगेटिंग बेस हैं जो मुख्तलिफ बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। ये भी डिटेल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लान में पोजिशनिंग स्ट्रेटजी। आप मार्केट में क्या बनना चाहते हैं? लीडर बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनना चाहते हैं, हाई क्वालिटी बनना चाहते हैं, आप मार्केट का स्टार बनना चाहते हैं? तो आपको ये सब कुछ मालूम कैसे होगा कि आपको क्या बनना है? ये आपकी कस्टमर के साथ कंसिस्टेंट मैसेजिंग से पता चलेगा, आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी के जरिए पता चलेगा, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन आपको बताएगी कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे, कस्टमर का आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी एक फैक्टर है कि आप परसेप्चुअल मैप में कहाँ स्टैंड करेंगे। मार्केट में दो किस्म की चीजें देखी जाती हैं, एक होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एक होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई प्राइस प्रोडक्ट और लो प्राइस। आमतौर पर क्या होगा कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की हाई प्राइस होगी और लो क्वालिटी प्रोडक्ट की लो प्राइस। अब आपको देखना है कि आप मार्केट में किधर जाते हैं। चार किस्म के ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। हाई प्राइस, लो क्वालिटी, पॉसिबल नहीं है कि लोग इसे खरीदें। लो क्वालिटी लो प्राइस, इसके कस्टमर हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लो क्वालिटी और लो प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती। और एक है हाई प्राइस एंड हाई क्वालिटी। हाई प्राइस और हाई क्वालिटी ये लोग पसंद करते हैं। ये खास सेगमेंट होता है जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के ऊपर देख रहे थे, कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग जो हाई क्वालिटी और हाई प्राइस की तरफ जाते हैं, और उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो इसमें इसी सेगमेंट के कस्टमर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हर किस्म के कस्टमर को उसकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं या उससे अचीव करना चाहते हैं कि वो आपका कस्टमर बन जाए, तो आपको हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस, ये एक परसेप्चुअल मैप में आपको देखना होता है। इसे स्टार कहते हैं। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, खरीदा जाता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और इसको अफोर्डेबल प्राइसेस में पेश किया जाए। तो ये मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इसमें पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज हैं। इन पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज को भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा समझा जाता है। मार्केटिंग प्लान असल में एक पूरा मार्केटिंग का नक्शा है। इस नक्शे के जरिए आप अपनी मार्केटिंग को बेहतर तरीके से प्लान करके मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान का एक छोटा सा हिस्सा जिसको आप एडवर्टीजिंग प्लान कहते हैं, इसे बेल्च एंड बेल्च ने अपने एडवर्टीजिंग मॉडल में पेश किया।
वो कहते हैं कि ब्रांड, पहले ब्रांड बनना चाहिए, फिर एडवर्टाइजिंग करना चाहिए। ब्रांड का गोल क्या होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करे, लोगों के एटीट्यूड्स अपनी तरफ पॉजिटिव बना दे, लोगों की प्रेफरेंसेस में शामिल हो जाए, फिर आपकी सेल इंक्रीज होगी, और जब सेल इंक्रीज होगी तो आप अपनी लॉयल्टी बिल्ड कर सकेंगे। तो एडवर्टाइजिंग प्लान इन तमाम चीज़ों में हेल्प आउट करता है। कोऑर्डिनेशन, कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट, ये चार चीज़ें हैं जो मिला के एडवर्टाइजिंग प्लान को कामयाब करती हैं। अब एडवर्टाइजिंग प्लान का पहला हिस्सा है सिचुएशन एनालिसिस, जो कि मार्केटिंग प्लान का भी हिस्सा है, पीछे डिस्कस हम करके आए हैं अभी। और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स पे आता है। एडवर्टीजमेंट का असल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डैकमर मॉडल के मुताबिक, डैकमर मॉडल कहता है कि एडवर्टीजमेंट में सबसे पहला एस्पेक्ट होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड कर देना, और एक्शन है कि आप सेल हासिल करते हैं। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। आपका स्मार्ट, स्मार्ट एक वर्ड है, एब्रिविएशन है, ये इंग्लिश का वर्ड स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब स्पेसिफिक है। आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसका जो टारगेट रिजल्ट है वो मेजरेबल होना चाहिए, और वो टारगेट रिजल्ट अचीवेबल भी होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रेलेवेंट भी होनी चाहिए, और एडवर्टीजमेंट का जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो टाइम बाउंड होता है। एडवर्टीजमेंट का एक इफेक्टिवनेस होती है, उसके बाद इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो एक्सपायर हो जाती है। तो एडवर्टीजमेंट प्लानिंग में शामिल है आपकी टारगेट ऑडियंस, उसको पहले पहचाने, जैसे अभी हमने एसटीपी मॉडल देखा था, मार्केटिंग प्लान का हिस्सा था। इस तरह से बजटिंग करनी होती है। बजटिंग में देखना होता है कि हमें कितनी एडवर्टीजमेंट करनी है, कितना पैसा लगाना है। परसेंटेज ऑफ सेल का मेथड इस्तेमाल होता है कई बार। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड इस्तेमाल होता है कि कितना पैसा लगाना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या ओवरऑल। अगर बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा पैसे लगाए जा सकते हैं, एक बड़ी कैंपेन लगाई जा सकती है। और कंपैरेटिव पैरिटी, कि आपका कंपैरेटर कितना पैसा लगा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट में बजट देने से पहले इन तीनों चीज़ों का ऑप्शन लिया जा सकता है। पहला परसेंटेज ऑफ सेल, कि आप हमेशा परसेंटेज ऑफ सेल 5%, 7% पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगा दें। दूसरा कि आप एक बड़ी कैंपेन अगर बड़े ऑब्जेक्टिव की चला रहे हैं तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है। और चौथी चीज़ है आपका कंपैरेटर, कि जितना पैसा कंपैरेटर आपका एडवर्टीजमेंट पे लगा रहा है, आप उतना ही पैसा लगा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस को मार्केट में तलाश करें कि किस तरह की एडवर्टीजमेंट की जा रही है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, और उसी को फॉलो किया जाए तो ज़्यादा ज़रूरी है। किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा लगाते हुए ये देख लें कि आपका प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल स्टेज पे है। अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंचा हुआ है तो आपको एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रोथ स्टेज में हैं तो पैसा लगा सकते हैं। तो बजट का ताल्लुक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल स्टेज से होता है। मार्केट कंडीशंस कैसी हैं? मार्केट अपवर्ड्स आ रही है या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स आ रही है तो ऐड लगाने का फायदा है, डाउनवर्ड्स आ रही है तो ऐड लगाने से पैसा ज़ाया होने का खर्चा ज़्यादा होगा। कंपैरेटिव एक्टिविटी, मार्केट में कंपैरेटर्स भी पैसा लगा रहे हैं और आप भी लगा रहे हैं। अगर आप उसमें साइलेंट रहेंगे या गायब रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड आरओआई, कि एडवर्टीजमेंट का पैसा लगाने से आपको कितना रिटर्न या ग्रोथ या सेल मिलने की तवक्को है। ये इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कहलाती है, कि एडवर्टीजमेंट का एक एक रुपया आपको रिटर्न में कितना रेवेन्यू दे रहा है। फिर आपको क्रिएटिव स्ट्रेटजी बनानी होती है, ये भी एडवर्टाइजमेंट प्लान का हिस्सा है, जिसमें आपको सबसे पहले मैसेज क्रिएट करना होता है कि मैसेज किस तरह का होगा। अपील कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपको रैशनल अपील अपील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमोशनल भी, ह्यूमर भी, फेयर भी, और सोशल अपील भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मैसेज में, किसी भी एड में। एग्जीक्यूशन स्टाइल बहुत सारे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन स्टाइल होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, ह्यूमर के जरिए मजाक बना के, यानी कि कोई ऐसी मजाक वाली ऐड बनती है, सेलिब्रिटीज को सामने ला के, एनिमेशन के जरिए भी ऐड बनाए जाते हैं। टोन और पर्सनैलिटी तय की जाती है कि आप किस टोन में ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट को या ब्रांड को एलिगेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इकोनॉमिक के तौर पर पेश करना चाहते हैं, एक पब्लिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। क्रिएटिव स्ट्रेटजी का जो फ्रेमवर्क है उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि एडवर्टीजमेंट मैसेज की रेलेवेंस क्या है, आपकी एडवर्टीजमेंट आपकी प्रोडक्ट और आपकी स्ट्रेटजी से कितना ज़्यादा अटैच है। डिस्टिंक्टिवनेस, मार्केट में दूसरों से मुख्तलिफ आप कैसे नजर आएंगे, इसे कहते हैं स्टैंडिंग आउट फ्रॉम क्लटर, शोर में बुलंद आवाज निकालना। ऐसी एड जो तमाम एड्स पे हावी हो जाए और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। क्रेडिबिलिटी, बिलीवेबल और ट्रस्ट वर्दी बातें ऐड के अंदर शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बातें नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे और आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये सब एक्सैजरेशन या पफरी स्टेटमेंट्स हैं तो उस ऐड का कोई फायदा नहीं, बल्कि उसका उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी एड, पुरानी एड्स, नई एड्स, तमाम की कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है जी इसके मीडिया स्ट्रेटजी। चैनल कौन से इस्तेमाल करेंगे, कौन सा चैनल सूटेबल है, किस चैनल के जरिए मैसेज पहुंचाया जा सकता है, किस चैनल की रीच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी टाइम्स, कितने टाइम बार बार आपका ऐड आएगा, और शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी, किस टाइम पे आपका ऐड नज़र आना चाहिए। इसमें हमें मीडिया प्लानिंग के गोल सेट करने के, हमें मीडिया से क्या हासिल करना है, कितनी कॉस्ट लगानी है, वहाँ से रिटर्न कितना मिले, कितना रीच बढ़ाए अपना, उसका इम्पैक्ट कितना हमें चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमें मीडिया मार्केटिंग में, मीडिया एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी में चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हमें ऐड को प्रोड्यूस करना है, एजेंसी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करनी है, और मीडिया प्लेसमेंट करनी, मीडिया के जरिए टाइम बना के उनके साथ बाइंग का एग्रीमेंट करके हमें अपना ऐड देना है, और फिर अपने इस ऐड की क्वालिटी कंट्रोल को भी सामने रखना है ताकि ऐड बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर्स तक पहुंचे। जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो हम अपने ऐड को एवेल्यूएट करेंगे, अपनी ऐड कैंपेन को एवेल्यूएट करेंगे कि हमारी रीच कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, कितने लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है, कितने लोगों को बार बार रिकॉल किया जा रहा है, बार बार उनको पैगाम बार मैसेज दिया जा रहा है, कितने लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, कितने लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, कितने लोग कॉल्स कर रहे हैं, कितने लोग इंक्वायरी दे रहे हैं, कितने लोग हमारे पास ऑफिस में आके चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, और सेल इम्पैक्ट क्या है कि असल सेल कितनी क्लोज हो रही है। इसमें कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं कि अपनी एडवर्टीजमेंट कैंपेन लगाने से पहले टेस्टिंग करें, और एडवर्टीजिंग कैंपेन के बाद भी टेस्टिंग करें, अपने डाटा के दरमियान आने वाले डिफरेंस को एवेल्यूएट करें ताकि देखा जाए कि आपका एडवर्टीजमेंट प्लान कितना कामयाब चल रहा है।